प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 375 ईस्वी में जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा। जैसे हम ज़्यादातर जो इतिहासकारों की जो मान्यता रही है वो ये रही है कि उन्होंने समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 में उसकी मृत्यु के बाद उसके बाद 375 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक का जो समय जो शासनकाल माना है वो माना है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी वो कहीं पर भी समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त को ऐतिहासिक शासक नहीं मानते। 375 ईस्वी से लेकर 380 यानी जो 5 वर्ष का समय है, उस समय में गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर रामगुप्त नामक व्यक्ति गद्दी पर बैठा था या नहीं बैठा, या रामगुप्त की ऐतिहासिकता को नकार देते हैं कि उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उसकी ऐतिहासिकता को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 में उसकी मृत्यु के बाद सीधा ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा और रामगुप्त नामक कोई भी शासक गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर नहीं बैठा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी विषय पर बात करूंगा कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता, कि रामगुप्त वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति है, गद्दी पर बैठा या नहीं बैठा, इसका विश्लेषण करेंगे हम। उसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा मैं आपके साथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ इतिहासकार रामगुप्त की ऐतिहासिकता को स्वीकार नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 414 ईस्वी तक उसने गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर रहते हुए शासन किया, जो गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और महान शासक माना जाता है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो इतिहासकार हैं, दूसरे मान्यता के जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं और जो सत्य या यूँ कहें कि प्रमाणिक जो स्रोत हैं, जो साक्ष्य हैं, जिनसे जो संकेत मिलता है, जिनसे ये पता चलता है कि वास्तव में समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर नहीं बैठा, बल्कि अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन 375 ईस्वी से लेकर 380 जो 5 वर्ष का जो समय है, उस समय में गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर रामगुप्त नामक व्यक्ति गद्दी पर बैठा था और वही समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। तो हम बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो रामगुप्त नामक जो शासक है, उसकी ऐतिहासिकता को संदर्भ में हम बात करेंगे कि क्या वो वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति है या नहीं है। तो हम जब सबसे पहले बात करते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं इतिहासकार कि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय को गद्दी पर बिठाया था, और जैसा कि आपको ध्यान है कि समुद्रगुप्त का जो एरन अभिलेख है, उस अभिलेख में इसके समुद्रगुप्त के अनेकों पुत्र पुत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कि जिससे ये पता चलता है कि उसके अनेक पुत्र पुत्रियां थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके नाम के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और ऐसे मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को उसके पिता समुद्रगुप्त ने गद्दी पर बिठाया था। गुप्त अभिलेखों से प्रकट होता है
कि चंद्रगुप्त द्वितीय संभवतः ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। जो गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं उनसे भी ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र नहीं था। तो इससे भी ये संकेत मिलता है कि शायद रामगुप्त उसका बड़ा पुत्र था। तो हम आगे बात करते हैं। कुछ विद्वानों ने साहित्यिक गाथाओं और कुछ बाद में ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि समुद्रगुप्त के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त सिंहासन पर बैठा था। विशाखदत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अनुसार समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था और उसके गद्दी पर बैठते ही अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो इस देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है, जो विशाखदत्त की कृति है, विशाखदत्त जो महान विद्वान हैं उनकी रचना है देवी चंद्रगुप्तम। और देवी चंद्रगुप्तम नाटक के आधार पर ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा। लेकिन रामगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो रामगुप्त को गद्दी पर बैठते ही उसको शकों के कुषाणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा और शायद रामगुप्त शकों से पराजित हुआ और उसको शक शासक के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और उस अपमानजनक संधि के परिणाम स्वरूप रामगुप्त को अपनी पत्नी जो ध्रुव देवी थी, जो उस ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपना तय किया गया। यानी सीधी सी बात है कि हम इसको एक सीधी सी भाषा में बात करें तो शकों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और रामगुप्त युद्ध से क्यों डरता था, वो अहिंसा का इतना समर्थक क्यों था, इसकी मैं आगे बात फिर करूँगा। पहले बता देता हूँ कि वो जैन धर्म से प्रभावित था और रामगुप्त ने सोचा कि शायद अगर मैं मेरी पत्नी को देने से गुप्त राज्य, गुप्त साम्राज्य और गुप्त जो प्रजा है, जनता है, अगर उनकी रक्षा होती है तो शायद उसने यही सोचकर ये निर्णय लिया होगा कि ध्रुव देवी को, जो शक शासक था, जो दूसरे की पत्नी का जो चाहत रखता था, उसकी इच्छा रखता था, जैसा कि देवी चंद्रगुप्त में नाटक में अलंकारिक भाषा में भी लिखा हुआ मिलता है कि दूसरे की पत्नी का इच्छुक शक शासक। तो रामगुप्त ने युद्ध के बाद अपमानजनक जो संधि की गई, उस संधि के परिणाम स्वरूप उसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपना स्वीकार कर लिया और वो राजी हो गया कि ठीक है, मैं अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक शासक को सौंप दूंगा, लेकिन आक्रमण युद्ध नहीं करना है। अब आप सोचिए कि एक दृष्टि से यही चीज अपमानजनक भी है, जो पति है उसके लिए भी लज्जा का कारण है कि वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। शासक के संदर्भ में भले ही हम इसको गुण अवगुण के आधार पर सही गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन जो चंद्रगुप्त था, रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त, जो बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, उस चंद्रगुप्त जो साहसी था, वीर था, स्वाभिमानी था, उसने इस बात को पसंद नहीं किया, इस निर्णय को पसंद नहीं किया कि उसकी भाभी अर्थात रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया जाए। जो दूसरे की पत्नी, जो मतलब जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, तो वो कुल, वंश, राज्य, साम्राज्य के लिए वो अत्यंत अपमानजनक और घातक समझता था, धर्म विरुद्ध समझता था, कलंक का कारण मानता था। इसलिए उसने इसमें को सहमति प्रकट नहीं की। हाँ, सहमति का कोई आधार नहीं है कि रामगुप्त जब सम्राट है, शासक है, तो वो छोटा भाई सहमति देता है या नहीं देता है, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि मुद्दा ये है कि जो शकों के आक्रमण हैं, शक कुषाणों का जो आक्रमण का भय है, उससे कैसे दूर किया जाए। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को दूसरे को देना स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मुद्दा यह था कि जो तय किया गया था, जो शक शासक उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था, उससे राज्य की रक्षा कैसे की जाए। रामगुप्त के सामने ये बड़ा मुद्दा था। तो
चंद्रगुप्त ने रास्ता बताया कि आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए और मैं शक शासक या जो उसकी मांग है ध्रुव देवी को, रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की भाभी को प्राप्त करने की, उस संकट से रास्ता मुक्ति दिलाऊंगा, ये कहा चंद्रगुप्त ने। रामगुप्त तैयार हो गया और जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे की पत्नी का इच्छुक जो व्यक्ति है, शासक है, जो रुद्र सिंह तृतीय था, शायद शासक रुद्र सिंह तृतीय, जब उसको चंद्रगुप्त ध्रुव देवी के वेश में गया, यानी चंद्रगुप्त ने अपनी भाभी को बचाने के लिए वो स्त्री वेश में, महिला के वेश में, ध्रुव देवी के वेश में वो उसके महल में गया। जो शक शासक था उसको ये अंदेशा नहीं था, ये संदेह नहीं था कि उसके साथ इस तरह का विश्वासघात या इस तरह की चालाकी या षड्यंत्र या कूटनीति घटना भी हो सकती है। तो जैसा कि देवी चंद्रगुप्त नाटक है उसमें वो भी कहता है कि दूसरे की पत्नी का इच्छुक शक शासक जब ध्रुव देवी को आलिंगनबद्ध करना चाहता था, अपने गले में लगाना चाहता था, जो कामुक प्रवृत्ति का शक शासक था, तो जो ही चंद्रगुप्त ने जो उसके पास कटार थी, जो छुरा कटार भोंककर शक शासक की हत्या कर दी और वहाँ से वो निकल भागा। इस प्रकार शक शासक का जो आक्रमण का भय था, शकों का जो भय था, शक संकट से उसको मुक्ति दिलाने का श्रेय है चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो चंद्रगुप्त ही था शासक बनने से पहले। बाद में जो ध्रुव देवी थी वो भी अपने पति यानी रामगुप्त की कायरता से, इस तरह से उसको सौंपने के जो निर्णय से वो लज्जित थी। अब आप अदरवाइज ना लें प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है फिल्मों में कि इसके बाद में जो रामगुप्त था, रामगुप्त अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में, प्रजा में अलोकप्रिय होता गया, अपमान का भागीदार, अपयश का भागीदार बनता गया, अलोकप्रिय होता गया और चंद्रगुप्त द्वितीय लोकप्रिय होता गया। और चंद्रगुप्त जो था, ध्रुव देवी भी चंद्रगुप्त अपने देवर से प्रेम करने लगी, इश्क फरमाने लगी, उसकी तरफ आकर्षित होती गई। और वो ऐसे लिखा हुआ मिलता है साहित्य में कि इसके बाद रामगुप्त लोकप्रियता खोता चला गया, बदनाम होता चला गया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त एक मदमस्त हाथी की तरह, एक फिल्मी हीरो की तरह लोकप्रिय प्रसिद्धि पाता गया और अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए उसने मौका पाकर अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करवा दी और वो गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो रामगुप्त जो था उसका बड़ा भाई, उसकी हत्या करवा दी और 380 यानी ये जो हम शासनकाल मानते हैं, जो लगभग जो अल्पकाल ही है 375 से 380 ईस्वी, इसमें रामगुप्त ने शासन किया और उसकी पत्नी जो ध्रुव देवी थी उसके साथ चंद्रगुप्त ने विवाह कर लिया। तो ये देवी चंद्रगुप्त नाटक रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं और दूसरे इतिहासकारों की, या हम यूँ बात करते हैं कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक जो विशाख दत्त ने लिखा है उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है, या उसको यूँ कहें कि महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का जो श्रेय है, प्रकाश में लाने का, उसको अस्तित्व में लाने का जो श्रेय है, वो है एम सिल्वन लेवी को है। अनेक विद्वान साहित्यिक गाथा के आधार पर रामगुप्त की ऐतिहासिकता को स्वीकार, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अन्य जो प्रमाण हैं उनसे भी रामगुप्त की और देवी चंद्रगुप्तम की जो कथा है, जो गाथा है, उसकी पुष्टि होती है। जैसे हम बात करते हैं, इस कथा की पुष्टि होती है बाण भट्ट का जो हर्षचरित्र है, बाण भट्ट ने जो हर्षवर्धन के समय हर्षचरित्र लिखा, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। इसके अलावा जो राजशेखर ने जो काव्य मीमांसा ग्रंथ लिखा है, उससे भी इस कथा की पुष्टि होती है। और जो संजन ताम्र पत्र लेख है, उससे भी इसकी ऐतिहासिकता की पुष्टि होती है। और राष्ट्रकूटों का जो
सांगली ताम्रपत्र अभिलेख है, उससे भी इस रामगुप्त, ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त की जो गाथा कथा जो मिलती है उसकी पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त तो उसको मालवा का शासक भी बताया गया है। प्रिय विद्यार्थी, एक जो महत्वपूर्ण जो प्रकाश पड़ता है रामगुप्त की ऐतिहासिकता पे वो है भीलसा के पास एरन से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त होती हैं, और उन जैन जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों के नीचे, एरन से जो 3 जैन मूर्तियां मिलती हैं उन मूर्तियों के नीचे महाराज रामगुप्तस्य उत्कीर्ण लिखा हुआ मिलता है, जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने का महत्वपूर्ण प्रमाण है, साक्ष्य है। इसके अलावा एकाध कुछ सिक्के भी रामगुप्त की प्राप्त होते हैं जो उसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध करते हैं। तो मैंने आपके साथ इस वीडियो में बात की रामगुप्त की ऐतिहासिकता। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भले ही कम समय के लिए ही सही, लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद 375 ईस्वी में उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, और 375 से 380 यानी अल्पकाल तक 5 वर्ष तक उसने शासन किया, और वो अपने भाई के द्वारा मारा गया, और उसका शासनकाल अल्पकालीन रहा। शायद वो जैन धर्म से प्रभावित होने के कारण वो युद्ध, सैनिक विजय में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, वो अहिंसावादी था। शायद इसलिए उसने अपनी पत्नी को शक शासक को देना स्वीकार किया, और जैन जो मूर्तियों के नीचे उसका नाम उत्कीर्ण मिलने से भी शायद यही संकेत मिलता है। तो इस प्रकार 375 से 380 5 वर्ष तक गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर रामगुप्त ने शासन किया। धन्यवाद।